प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज है 4 नवंबर और हम एनालिसिस करने वाले हैं दी असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की 2 एडिटोरियल्स। क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो क्या है, चेंजिंग द आसामीज माइंडसेट। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल है राइस रिलेटेड जो हम आगे देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, मैंने कैटेगरी वाइज पूरा एडिटोरियल को बना दिया है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं हम द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इंडस्ट्रीज़। अगर एक जगह पे अच्छा खासा रोड है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो ये डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डेवलपमेंट हो गया, नहीं। इस आर्टिकल ये बताता है कि रेल, ये सब तो ठीक है, रोड्स अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, है ना। लेकिन रियल प्रोग्रेस कब होगा, जब चेंज इन माइंडसेट होगा। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल के पास कॉन्फिडेंस होगा, जब एक इंडिविजुअल पूरा हर चीज़ों का अवेयर होगा, है ना। एंड इनिशिएटिव इवन इन द रिमोट एरियाज़। अगर हम बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ शहरों में, ठीक है, जैसे कि सिटी एरिया पे या अर्बन एरियाज़ में, है ना, टाउन वाले इलाके पे सिर्फ लाइक इंडस्ट्रीज़ बना दिया या अच्छा खासा रोड बना दिया, नो। इवन इन द रिमोट एरियाज़ पे ये सब तो डेवलपमेंट चाहिए। उसके साथ साथ जब लोगों के पास कॉन्फिडेंस होगा, जब लोग अवेयर होंगे, है ना, और अलग अलग इनिशिएटिव्स लेंगे, तो तब क्या होगा, एम्पावरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इधर पे बताया, जैसे कि ए वुमन लर्निंग डिजिटल बैंकिंग, अ यूथ स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस। ठीक है, आज की जो ये ज़माना है, इसमें डिजिटलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो डिजिटल का नॉलेज होना, है ना, ये भी एक पार्ट है डेवलपमेंट का। और यूथ जब एक स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस, ठीक है, बिना लाइक डिपेंडेंट होके किसी के ऊपर, जब खुद से कुछ शुरुआत कर रहे हैं, एक स्मॉल बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हैं, या एक वुमेन के पास एक डिजिटल बैंकिंग का नॉलेज है, सो दिस आर द एग्जाम्पल बताया गया है कि रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट। क्लियर? ये होता है ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये पूरा इसमें ये बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी बियॉन्ड बेसिक्स। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है, लिटरेसी तो पता है, तो फाइनेंशियल रिलेटेड मतलब क्या। देखिए अगर हमारा नॉलेज है रिलेटेड टू बैंक का प्रोडक्ट्स, बैंक रिलेटेड सब कुछ, या इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा फाइनेंशियली लिटरेट है, नो। फाइनेंशियल लिटरेसी तब होगा जब तुम हर एक चेंजेस जो दिन ब दिन हो रहा है उसके साथ साथ तुम एडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम अच्छे से प्लान कर रहे हो फ्यूचर रिलेटेड। क्लियर? तुम अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हो इन चेंजेस को, प्लान कर रहे हो फ्यूचर, और ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल विजडम विद द मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स। जो पुराना रिलेटेड नॉलेज है, विजडम है, उनके साथ साथ ऐसा नहीं कि पूरा मॉडर्न होते ही जा रहे हैं और पूरा जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, नॉलेज है, विजडम है, वो सबको भूलते जा रहे हैं, नो। ट्रेडिशनल नॉलेज, विजडम, उनके साथ साथ जो मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स है उनको हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं अपने लाइफ को, उनके साथ ब्लेंड करना होगा। ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी। क्लियर? की आइडिया क्या है, कॉम्बाइन कम्युनिटी वैल्यूज़ विद डिजिटल अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है ना। तो डिजिटल अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फाइनेंशियल एरिना पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादातर हो रहे हैं आजकल, है ना। तो कम्युनिटी वैल्यूज़ के साथ साथ हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, अवेयरनेस रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ओके अभी इस आर्टिकल में बताया गया है आसाम विजन फॉर 2030। ठीक है, आसाम बेसिकली प्लान कर रहा है कि बाय 2030 आसाम की इकोनॉमी कितना होने वाला है, ₹12 लाख करोड़। ठीक है, और फोकस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आसाम चाहता है वो क्या, एक हब बने रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एरिया। ठीक है,
मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि नया नया ब्रिजेस ओवर दी ब्रह्मपुत्रा, इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स एंड बेटर रोड्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाने का सोच रहा है आसाम लाइक बाय 2030। क्लियर। लेकिन चैलेंजेस हैं, इतना आसानी से तो ये सब नहीं होगा, है ना। क्यों, क्या चैलेंजेस हैं? देखो, ग्रोथ विल बी अनइवन अनलेस सोसाइटी इवॉल्व्स विथ इट, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सभी डेवलपमेंट करते चले, लेकिन सोसाइटी साथ साथ, सोसाइटी का जो लोग है ये लोग साथ साथ अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं, है ना। तो ये एक चैलेंजेस है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं द माइंडसेट चैलेंज, ठीक है। माइंडसेट चैलेंज, देखो, द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड इज मेंटल एंड कल्चरल, है ना। ऑल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, ट्रेडिशन एंड लिमिटेड मोबिलिटी आर न्यू आइडेंटिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग न्यू स्किल, यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड मोबिलिटी। तो देखिए, समझिएगा, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों को अभी चेंज चाहिए, है ना, वो इज़ मेंटल एंड कल्चरल, ठीक है। कल्चरल के साथ साथ, और ठीक है, कल्चरल के साथ साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो नया नया चीज़ें आ रहा है ना, उसके साथ ब्लेंड करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ओल्ड आइडेंटिटी की बात करें, पुराने आइडेंटिटी की बात करें, तो ज़्यादातर क्या था, स्टेबिलिटी, ज़्यादातर ट्रेडिशनल और लिमिटेड मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऐसा बहुत कम होता था, है ना। लेकिन न्यू आइडेंटिटी क्या है? न्यू आइडेंटिटी, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है ना, तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुमको काम मिलेगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि तुम एक ही जगह पे रह के ही हर चीज़ करो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, और ज़्यादातर तुमको डिजिटल टूल्स भी यूज़ करना आना चाहिए, है ना। एंड मोबिलिटी, ये है न्यू आइडेंटिटी। तो ओल्ड आइडेंटिटी न्यू आइडेंटिटी को मिल के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इधर पे क्या लिखा है, देखो, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट मीन लूजिंग आसामीज आइडेंटिटी, इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग रूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। दिन ब दिन तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है हर चीज़ें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न होते होते हम लोग पूरा ट्रेडिशनल, पूरा हमारी आसामीज जो आइडेंटिटी है, रूट्स, जड़ जहाँ पे है, वो सब खो दे, है ना। उसके साथ साथ उसको लेते हुए हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। ट्रेडिशन के साथ साथ कल्चरल आइडेंटिटी के साथ साथ हमको जो मॉडर्न चीज़ें आ रहा है, जैसे डिजिटलाइजेशन आ रहा है, उनके साथ साथ मिल के आगे बढ़ना है। क्लियर? ओके। फिर बात करते हैं अभी एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न असम। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि कैसे एक औरत नौगांव डिस्ट्रिक्ट की यूज़ कर रही है डिजिटल मार्केटिंग ताकि बेच पाए अपना क्राफ्ट्स ऑनलाइन एंड मैनेज फाइनेंसेस डिजिटली। आप लोगों को अभी देख सकते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना स्किल्स दिखाते हैं, है ना, और स्किल्स के द्वारा वो लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। तो आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, इफ़ यू नो समथिंग देन यू आर पेड फॉर इट, है ना। ऐसा नहीं कि आजकल लाइक सिर्फ तुम, अगर तुम्हारे पास डिग्रीज़ है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तुम्हारे पास डिग्रीज़ है तो तुमको ही जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉलेजेबल, गुड एंड वेल, बट उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारा स्किल तुम ऑनलाइन दिखा के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, लाइक बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है। और एक एग्जांपल दिया है मायोंग का पोबितोरा। मायोंग पोबितोरा से एक यंग मैन जो काम करते हैं गुवाहाटी स्टार्टअप, उधर पे काम करके कैसे वो पैसा बचा के फिर अपने विलेज में सोलर टेक्नोलॉजी को लाते हैं, ठीक है, एंड लेटर ब्रिंग सोलर टेक्नोलॉजी टू हिज विलेजेस। तो ये सब कुछ एग्जांपल ही दिया है कैसे लाइक डिजिटलाइजेशन कैसे, पहला एग्जांपल में कैसे डिजिटल सोशल मीडिया को यूज़ करके कमा रही है ये औरत, है ना। और दूसरा एग्जांपल दिखा रहा है कि कैसे लाइक सोलर टेक्नोलॉजी जो एक मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है, हम बोल सकते हैं ना, इसको अप्लाई कर रहे हैं अपना विलेज में, ठीक है। तो ये स्टोरीज़ क्या दिखाता है, ग्रास रूट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडाप्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस।
तो अवेयरनेस होने के वजह से है ना कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे, ठीक है। ओके अभी देखिए ब्रिजिंग द जनरेशन गैप। तो चेंज कासेस दिस कंफर्ट, है ना। तो बेसिकली जब हम कुछ नया चीज़ें करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले जो चेंज आता है वो डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट देता है, क्योंकि हम पहले जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से हट के वो चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एल्डर्स सी यूथ एस एरोगेंट इसको इस पॉइंट में मुझे इसलिए हंसी आ रहा है क्योंकि बहुत आजकल ऐसा होता है ना कि आजकल के जो जेनजी हम बोले तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास ठीक है स्किल्स है, डिजिटल अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटली कमा रहे। ऐसा ही नहीं सिर्फ डिग्रीज़ है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो तो ही कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो एल्डर्स इसको क्या देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द एरोगेंट यूथ सी ट्रेडिशंस एज बैरियर्स। और अगर मैं जेंजी या यूथ के बारे में बात करूँ तो ये लोग क्या देखते हैं, ट्रेडिशन या पुराने जो चीज़ें हैं वो सब ऐसे फॉर्म ऑफ बैरियर्स देखते हैं ना। तो सोल्यूशन क्या है, म्यूचुअल लर्निंग। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि जो बुज़ुर्ग वाले जो चीज़ बता रहे हैं वो रॉन्ग है, या ऐसा भी नहीं है कि जो यूथ अभी का जो जेंजी है वो सब जो चीज़ कर रहे हैं वो सब भी रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों के बीच में, यूथ और ओल्ड जनरेशन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अनलर्निंग होना चाहिए। मतलब जो यूथ हैं, ठीक है, उनको विजडम और एथिक्स सीखना चाहिए एल्डर्स से, है ना। विजडम और एथिक्स सीखना चाहिए, और एल्डर्स को भी सीखना चाहिए इनोवेशन और डिजिटल स्किल्स फ्रॉम यूथ। अगर दोनों के पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा कि बुज़ुर्ग लोग जो पूरा चीज़ें जो डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है, हम लोग भी सीखते हैं यूथ से कि कैसे ये डिजिटलाइजेशन होता कैसे है, कैसे डिजिटली काम कर सकते हैं, कैसे हमारा कंफर्ट में घर में बैठे बैठे हम लोग सब डिजिटली कर सकते हैं, ये लोग यूथ से सीख सकते हैं, है ना। और यूथ भी पूरा एथिक्स विजडम ये सब किन से सीख सकते हैं, एल्डर से सीख सकते हैं। तभी क्या होगा, प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस, करेज और कोऑपरेशन। क्लियर, ओके और इस आर्टिकल में इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में भी दिखाया गया, ट्रिब्यूट टू जुबिन गर्ग, ठीक है। तो हमारे कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग जी का जब उनका निधन हो गया था तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पूरा आसामीज लोग, कैसे आसाम के लोग एक साथ यूनाइटेड हो गया था, है ना। तो उनका म्यूज़िक सिंबलाइज करता है क्या, होप, प्राइड और यूनिटी। उनका लॉस रिमाइंड किया आसाम को इमोशनल डेप्थ और कल्चरल यूनिटी, है ना। इमोशनली कैसे एक दूसरे से हम लोग आसामीज लोग पूरा कनेक्टेड है, कैसे हमारे पास एक यूनिटी है, ये इनका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, हम लोगों ने देखने को मिला। चैनल क्या हम लोगों ने सीखा इससे लेसन, चैनल दैट यूनिटी एंड इमोशन इनटू कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो इसी तरह अगर हम सब लोग एक साथ मिल के रहेंगे, है ना, तो क्या करेगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोग्रेस ला पाएंगे हमारी स्टेट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इंडिया और असम के बारे में। तो इंडिया तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, और 7% हर साल एनुअली क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है हमारा इंडिया, ठीक है। और असम की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ विजिबल थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। असम में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है असम के ऊपर। रिसेंटली जो एडवांटेज असम 2.0 ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड आर्टिसंस इंक्लूडेड क्या, लेकिन ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या छोटे छोटे फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिसंस इंक्लूडेड है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्या इंक्लूसिवली सबका डेवलपमेंट हो रहा है क्या। तो ग्रोथ मैटर्स ओनली व्हेन इट इज़ इंक्लूसिव, है ना। ऐसा नहीं है कि रोड बना दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बड़े बड़े लेवल में ऊपर ऊपर में सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ अच्छे से होने के लिए, हमारी असम की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करना पड़ेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है।
Assam must evolve from an emotional society to an enterprising one. Clear? Okay. The psychology of money. So money reflects emotion and behavior, not just logic. Social reputation and relationship influence financial decision. Therefore, financial reform must start in the mind. Digital and policy tools work only when people are mentally ready to adopt them. तो देखिए, मनी, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताना चाह रहा है कि देखिए, मनी सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता इमोशन और बिहेवियर, लोगों का इमोशन या बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ लॉजिक ही नहीं, ठीक है। और सोशल रिपूटेशन और रिलेशनशिप भी इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल एरिना में भी अगर हम लोग को कुछ चेंजेस लाना है तो हमारी माइंडसेट को भी चेंजेस लाना होगा, है ना। और डिजिटल और पॉलिसी टूल्स कैसे काम करेंगे, जब लोग मेंटली रेडी होंगे कि नहीं, अभी हम लोगों को डिजिटली भी समझना होगा, डिजिटल टूल्स को अपनाना होगा, है ना। अगर ये सब चीज़ अवेलेबल है डिजिटली, तुम घर बैठे बैठे हर चीज़ तुम्हारा कंफर्ट से हो सकता है, देन वाई टू वर्क, राइट। लाइक क्यों इतना मेहनत करना। तो लाइक मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर ऐसा ज़माना आ गया कि तुम घर बैठे बैठे ही चीज़ वो कर पा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग रिलेटेड तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, घर बैठे बैठे ही हो जा रहा है, तो तुमको बैंक जाने की ज़रूरत क्या है ना। तो मेक द कम यूज़ ऑफ इट। अगर चीज़ें डिजिटलाइज हो रहा है, अगर चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो रहा है ना, तो हमको एज पॉसिबल उसको यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। यही चीज़ है मैचिंग इमोशन विद द इंटरप्राइजेस। तो आसाम्स अपॉर्चुनिटीज़, असम के पास अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्रेडिट एक्सपांशन, न्यू फैक्ट्रीज और सर्विस हब्स। असम बन सकता है कंट्रीब्यूटर, नॉट जस्ट ए बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा इमोशन और रीज़न, जैसे कि मैंने बताया ही था कि ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट तो ठीक है करो, लेकिन उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है। और आसाम के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम लोगों को लाइक कैसे बोलूँ, एक आसाम कैन बिकम ए कंट्रीब्यूटर, नॉट जस्ट ए बेनिफिशियरी। जो इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इसका सिर्फ लाभ ही नहीं उठाना चाहिए आसाम को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे इंडिया हर साल 7% से जो बढ़ रहा है। क्लियर? ओके। द पाथ फॉरवर्ड, बैलेंसिंग हार्ट एंड माइंड। आसाम को ब्लेंड करना पड़ेगा इमोशन विद, एक मिनट, इमोशन विद डिसिप्लिन, कंपैशन विद कॉम्पिटेंस, है ना। और इमोशनल एनर्जी शुड बी चैनल्ड इनटू पर्पसफुल एक्शन। रियल सक्सेस कब होगा, जब यूनिटी होगा लोगों के बीच में, क्रिएटिविटी होगा और रूटेड प्रोग्रेस। तो गोल क्या है, आसाम प्राउड ऑफ इट्स रूट्स येट ओपन टू विंग्स ऑफ द फ्यूचर। तो देखो, असम के जो लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर हम लोग हर चीज़ को एक साथ बैलेंस वे में, डिसिप्लिन, कंपैशन विद कॉम्पिटेंस, हर चीज़ को बैलेंस करते हुए अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रोग्रेस होगा, ठीक है, यूनिटी, क्रिएटिविटी, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं की टेकअवेज। तो इस आर्टिकल से हम लोग क्या ले सकते हैं क्या समझे हम लोग पूरे इस आर्टिकल से कि अगर हम लोगों को रियल चेंज लाना है, ठीक है, तो हमारे सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट करने से नहीं होगा, हमारी माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास स्किल लाना पड़ेगा, है ना। अगर हमको कुछ करना है, हमको कमाना है, इफ़ वी आर इंटेंटेड टू वर्क, तो हमारे पास स्किल होना पड़ेगा, और इमोशनली भी हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, स्टेबल। क्लियर? ओके। और जैसे कि मैंने बताया था कि डेवलपमेंट ऊपर ऊपर नहीं, इंक्लूसिव होना पड़ेगा डेवलपमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ बैलेंस्ड होना पड़ेगा, मतलब ऐसा ही नहीं कि पूरा अर्बन एरियाज़ डेवलप्ड हो रहा है लेकिन रिमोट एरियाज़ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। और वैल्यू ड्राइवन। क्लियर? तो ये कैसे होगा, स्पिरिट ऑफ असम लाइज इन यूनिटी, रिसिलियंस एंड इनोवेशन, ठीक है। फ्यूचर असम रूटेड इन कल्चर, राइजिंग विद कॉन्फिडेंस। तो कल्चर के साथ साथ हम जैसे कि मैंने बताया था, कल्चरल एथिक्स, विजडम, हर चीज़ को लेके साथ साथ हम लोग इस डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है।
ओके तो पहले आर्टिकल को मैंने अच्छे से एनालाइज कर दिया एंड आई रियली डू होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया पहला आर्टिकल, ठीक है। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, कि पहले थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ अभी, ठीक है। कि पूरा डेवलपमेंट के बारे में बताया कि डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं कि रोड्स अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स बन गए बड़े बड़े, ये डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर हम लोगों को असली डेवलपमेंट चाहिए तो ठीक है, ये सब तो होना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का माइंडसेट भी चेंज होना पड़ेगा, लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा, है ना। और ऑल जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को बैलेंस होके मिल के रहना पड़ेगा, तभी और अच्छे से इंक्लूसिवली डेवलपमेंट होगा। क्लियर? ओके अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? साइलेंट क्राइसिस इन असम्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो चलिए समझते हैं इसको। राइस एज वेल्थ इन असम, ठीक है। देखिए राइस चावल है ना, असम की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो राइस इज़ डीपली टाइड, है ना, कल्चर एंड सोशल स्टेटस। अगर हम असम की कल्चर की बात करें या असम की इकोनॉमी बात करें तो राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। पूरा ओवरऑल इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ज़्यादातर लोग कहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट है एज ए मेजर फूड? राइस के ऊपर, है ना। तो राइस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली अगर हम आसाम की बात करें तो उसका इकोनॉमी, कल्चर और सोशल स्टेटस। क्लियर? अगर हम फार्मर की बात करें, उसका सोशल पोजीशन डिपेंड करता है कि कितना राइस, कितना चावल उसका ग्रेनरी पे है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग द कॉर्नरस्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी, राइस फेसेस ए मेजर पोस्ट हार्वेस्ट थ्रेट, नॉट इन प्रोडक्शन बट इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो देखिए फूड सिक्योरिटी में राइस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट मतलब राइस की हार्वेस्ट के बाद राइस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है। थ्रेट जैसे कि कैसे? प्रोडक्शन में नहीं, मतलब उस जब राइस की लाइक राइस हो रहा है ना, लाइक कैसे बोलो, कल्टीवेशन जब हो रहा है तब उसके द्वारा नहीं, हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब जब तुम राइस को वो कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद राइस के ऊपर थ्रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं कैसा थ्रेट। द हिडन थ्रेट मॉइस्चर मिसमैनेजमेंट। Moisture is the key determinant of fair pricing for farmers, food safety during storage, suitability for public distribution. In Assam, humid climate, 70% traditional drying and storage will. देखिए मॉइस्चर मिसमैनेजमेंट मतलब फेयर प्राइसिंग फॉर फार्मर्स, फूड सेफ्टी ड्यूरिंग स्टोरेज। तो मॉइस्चर जो है ना, अगर हम लोग असम की क्लाइमेट देखेंगे तो 70%, ठीक है, 70% रूरल हाउस होल्ड में असम की अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये है। तो ट्रेडिशनल ड्राइंग एंड स्टोरेज फिल, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेडी विथ मॉइस्चर अबाउट 40% एडेक्ट फंडल गुड। अगर देखिए मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि राइस में अगर मॉइस्चर की मैनेजमेंट अच्छे से ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसके ऊपर थ्रेट आएगा, मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा, जिसके वजह से राइस को तुम अच्छे से रख नहीं पाओगे, स्टोरेज में रख नहीं पाओगे, उसके ऊपर फंगस आ जाएगा, जिससे पूरा क्रॉप क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे लोग, बेच नहीं पाएगा फार्मर, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि इधर पे लिखा है पेडी विथ मॉइस्चर अबाव 14% एट्रैक्ट्स फंगल ग्रोथ। अगर मॉइस्चर 14% के ऊपर हो जाए तो एक फंगल ग्रोथ होता है, जैसे कि एग्जांपल एस्परगिलस पेनिसिलियम, ठीक है। और ये जो फंगस है ना, या फंगी है, ये रिलीज़ क्या करता है? माइकोटॉक्सिन्स, ठीक है। और माइकोटॉक्सिन्स बहुत डेंजरस होता है पब्लिक हेल्थ रिलेटेड। क्लियर? ओके तो देखिए ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड देयर लिमिटेशन। तो अगर अभी भी हम लोग देखेंगे तो सब फार्मर्स थोड़ी ना टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स रिलाई करते हैं ओल्ड मेथड्स के ऊपर, है ना, जैसे कि सन ड्राइंग, जूट सैक्स, मड बीन्स, बेम्बू सिलोस।
तो these offer no protection against high humidity or erratic weather. Climate change has made sun drying unpredictable and unreliable. Consequences up to 30% of harvest are lost or downgraded after harvest. तो देखिए ये बता रहे कि अभी भी बहुत ज़्यादा फार्मर्स तो ऑल मेथड्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि अपना जो चावल है, धान है ना, राइस, उसको सन से ड्राई कर रहे, जूट की बस्ते में अभी तक रख रहे, मड बीन्स, बेम्बू सिलोस, तो ये सब चीज़ प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है पेडी को, है ना। और अगेंस्ट हाई ह्यूमिडिटी, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है ना। तो ये चीज़ इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। और अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट के वजह से कभी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी देखिए नवंबर आ गया लेकिन इतना ठंडा नहीं है ना। अगर हम लोग बहुत 3-4 इयर्स के आगे कंपेयर करें तो नवंबर में क्या हो जाता है, ठंडा आ जाता है। लेकिन देखिए अभी तक नवंबर आ गया लेकिन अभी तक भी फ़ैन चल रहा है ना। बहुत ठंड लाइक गर्म नहीं, बहुत ठंडा अभी तक नहीं आया। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे कि दिन ब दिन वेदर भी चेंजेस हो रहा है। तो इसी के साथ साथ इनको मैनेज करना भी बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो 30% हार्वेस्ट ऐसे ही लॉस्ट हो जाता है या डाउनग्रेड हो जाता है हार्वेस्ट होने के बाद। क्लियर। तो ग्राउंड रियलिटी इन आसाम अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आसाम जो एक मेजर राइस प्रोड्यूसर है वो डबल बर्डन फेस करता है, जैसे कि अनफेवरेबल क्लाइमेट, मैंने अभी बता दिया, फेवरेबल नहीं है, वीक प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। Paddy often reaches market with 17 to 22% moisture, exceeding Food Corporation of India's 14% limit. As a result, Food Corporation of India procures only 2% of Assam's total production. In contrast, Punjab procures over 90% under MSP. अभी समझाती हूँ, देखिए। तो MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। देखिए पकड़ लेते हैं फार्मर्स का मेन काम क्या होता है, मैं समझाती हूँ। जैसे कि फार्मर्स एग्जांपल इन केस ऑफ राइस, ठीक है, वो लोग राइस उगाते हैं, सब राइस खुद खा लेते हैं क्या, नहीं, उनका तो वो बिजनेस है ना। वो लोग क्या करेंगे, राइस उगा के वो लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ वो लोगों ने राइस कल्टीवेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है, 40 रुपीज़ लगा, एग्ज़ाम्पल ही है, ठीक है, 40 रुपीज़ लगा उनका खर्च कि पूरा ये जो राइस कल्टीवेशन में चलो देखभाल करने के लिए, ये करने के लिए 40 रुपीज़ लगा, ठीक है। जब बेचने का टाइम आया मार्केट में, उनका राइस बेचना है अभी, तो डेफिनेटली उनको 40% से ऊपर बेचने से ही तो उनका क्या मिलेगा, प्रॉफिट, है ना। लेकिन बाज़ार में रेट कम हो गया, ठीक है, बाज़ार में रेट कम हो गया मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है राइस का, ठीक है, पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लेते हैं बाज़ार में या मार्केट में रेट हो गया है 20 रुपीज़, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो जाता है कि अगर हम फार्मर की बात करें तो इस फार्मर का क्या हो गया, लॉस, कितना रुपीज़ का लॉस हो गया, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, है ना। तो क्या करेगा ये फार्मर, नेक्स्ट टाइम तो डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसे लाइक फार्मर का लॉस। तो इसी फार्मर को लॉस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लाया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल देखेगा कि ठीक है मार्केट में 20 रुपीज़ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसका जो क्या बोलूँ, उसका खर्च कितना लगा है, टोटल 40 रुपीज़ लगा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 40, 45, 42 ऐसा कुछ रुपीज़ दे के, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के गवर्नमेंट इसको ले लेगा, ठीक है, इस राइस को ले लेगा। और लेके बाद में क्या करेगा, गवर्नमेंट बफर स्टॉक में रख के, फिर होता है ना वो जो राशन कार्ड में हम लोगों को जैसे चावल मिलता है ना, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ऐसा देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे फार्मर से ख़रीद लेगा। तो अगर गवर्नमेंट फार्मर से ऐसे 42 रुपीज़ या 45 रुपीज़ से ख़रीद लेगा तो फार्मर का क्या हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा तो प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए फार्मर डिमोटिवेट नहीं होगा और नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, फिर से उगाएगा चावल। तो इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से गवर्नमेंट तो ले लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ठीक है, तो देखिए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट क्या करता है, इसको ले लेता है, ठीक है। तो देखिए उसका लिमिट कितना है, मॉइस्चर का लिमिट कितना होना नहीं चाहिए, 14%, ठीक है। लेकिन हमारी असम की अगर हम बात करें तो मार्केट में जाते जाते मॉइस्चर कितना हो जाता है, 70 to 22%, जो एक्सीड कर देता है FCI का लिमिट, ठीक है।
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आसाम से कितना चावल वो ख़रीदता है थ्रू एमएसपी? 2% ही, बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग पंजाब ये सब की बात करें तो उधर से कितना लेता है? 90% अंडर एमएसपी। ठीक है, इतना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है, राइट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनइक्वल पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। देखिए, ये जो डिस्पैरिटी जो हम लोगों को देखने को मिला कि असम से 2% ही लेता है, पंजाब से 90%, ये सिर्फ क्लाइमेट की वजह से ही नहीं, पर ड्यू टू पॉलिसी नेगलेक्ट भी है। ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ ड्राइंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छे से ड्राई नहीं कर रहा है, ड्राई नहीं करके स्टोर कर दिया, और स्टोर भी कैसे किया कि जैसे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा जगह नहीं है, सब बड़े बड़े गोडाउन्स नहीं है जहाँ पे वो लोग रख सकते हैं ना, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छा नहीं है। तो ये सब की वजह से भी क्या होता है कि पूरा पैडी, पूरा चावल क्या हो जाता है, ले नहीं पाते गवर्नमेंट। ठीक है, नॉर्थन स्टेट्स इंजॉय व्हाट? रेगुलेटेड मंडीज, मैकेनाइज्ड dryers, procurement centers. Assam farmers are forced to sell at distressed prices below MSP. Economic consequences: lower farmer income, reduced milling recovery, poor competitiveness in export market. तो देखिए, अगर नॉर्थन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, वो सब हरियाणा एंड ऑल, उधर पे क्या होता है? रेगुलेटेड मंडीज होता है, मैकेनिकल ड्रायर्स होता है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होते हैं, तो अच्छे से वो लोग रख पाते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल ओके। तो इसीलिए एमएसपी में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ले लेता है, 90% लेता है ना। लेकिन असम से तो 2% ही लेता है, तो बाकी का क्या होगा? तो वो लोग फोर्स होते हैं वही 20 रुपीज़ में मार्केट में बेचने के लिए, जो बिलो एमएसपी होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? फार्मर का कम इनकम आता है, उनका रिकवरी कम हो जाता है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी उनका वो लोग compete नहीं कर पाते हैं टू द स्टेट्स लाइक पंजाब। क्लियर? ओके, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होप ऑन दी होराइजन। इंस्टीट्यूशन जैसे कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये लोग डेवलप क्या कर रहे हैं? हार्मेटिक स्टोरेज बैग, मॉइस्चर मीटर्स, सोलर बबल ड्रायर्स। तो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये टेक्नोलॉजिकल मदद से ये सब डेवलप कर रहे हैं, ताकि क्या होगा? दिस टेक्नोलॉजीज आर इफ़ेक्टिव एंड टेस्टेड बट नॉट वाइडली एक्सेसिबल। देखिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है रिलेटेड टू द राइस स्टोरेज एंड ऑल, वो सब क्या होगा? अच्छा हो पाए, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स ना है। ये टेक्नोलॉजीज ठीक है, इफ़ेक्टिव है, टेस्टेड भी है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, बैरियर्स क्या है? हाई कॉस्ट फॉर फार्मर्स। तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं तो डेफिनेटली इनको फार्मर्स, हर एक फार्मर खरीद तो नहीं पाएगा, है ना। और ठीक है, ख़रीद भी लिया तो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी वीक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक बैरियर्स है कि टेक्नोलॉजीज होते हुए भी ले नहीं पा रहे हमारे फार्मर्स। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी अपॉर्चुनिटी। देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल एंड ग्राउंड लेवल एक्शन, है ना। मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है ये सब प्रॉब्लम्स रिलेटेड, उसका जितना पोटेंशियल है और जितना फार्मर्स लेके उसको इस्तेमाल कर रहे, उसमें मिसमैनेजमेंट या बोल सकते हैं मिसमैच है। ठीक है, तो इसलिए क्या चाहिए? टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज़ चाहिए फॉर ड्राइंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट, ट्रेनिंग चाहिए थ्रू एक्सटेंशन सर्विस एंड कृषि विज्ञान केंद्र्स। विदाउट पॉलिसी सपोर्ट इनोवेशन रिमेन कॉन्फाइंड टू पायलट प्रोजेक्ट। तो देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्वेस्ट करने के बाद जो चावल जहाँ पे रखा जाएगा उसमें उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि अच्छे से वो सब डेवलप किया जाए, ताकि वो लोग राइस को अच्छे से रख पाए, है ना। सब्सिडीज़ चाहिए, है ना, ट्रेनिंग भी चाहिए, और बिना पॉलिसी सपोर्ट का ये जो इनोवेशन ये लोग ला रहे, ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक ही सीमित रह जाएगा, है ना। तो ये बताया गया है इसमें। तो देखिए, लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जैसे कि वियतनाम्स मेकोंग डेल्टा जो प्रोवाइड्स ए सक्सेसफुल मॉडल, मोबाइल मैकेनिकल ड्रायर्स एंड कोऑपरेटिव स्टोरेज सिस्टम, मैंडेटरी मॉइस्चर टेस्टिंग बिफोर सेल,
गवर्नमेंट बेस्ड अफोर्डेबिलिटी फॉर स्मॉल फार्मर्स। ओके, देखिए तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक वियतनाम मेकोंग डेल्टा है, ठीक है, जो एक सक्सेसफुल मॉडल दिखाता है कि कैसे मोबाइल मैकेनिकल ड्रायर्स होता है और कोऑपरेटिव स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, कैसे अच्छे से वो लोग राइस को स्टोर कर पाते हैं और कैसे ड्राई करके स्टोर कर पाते हैं, ये चीज़ दिखाता है वियतनाम मेकोंग डेल्टा। और मैंडेटरी मॉइस्चर टेस्टिंग बिफोर सेल, बेचने के आगे मैंडेटरी मॉइस्चर टेस्टिंग करना ऑफ द राइस, ठीक है। और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको किनका सपोर्ट, गवर्नमेंट बैक्ड अफोर्डेबिलिटी फॉर स्मॉल फार्मर्स, है ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट। तो आसाम भी एडॉप्ट कर सकता है इसी मॉडल को टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? तो देखिए द वे फॉरवर्ड ए कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रेस्पॉन्स, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नीडेड, है ना, हमको क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड ड्राइंग सेंटर्स नियर विलेजेस में चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड गोडाउन्स चाहिए, फ्यूमिगेशन एंड क्वालिटी चेक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंटीग्रेटेड मॉइस्चर मैनेजमेंट इनटू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो स्कीम्स, पॉलिसीज़ और गोडाउंस ये सब अच्छे अगर हम लोगों को मिल जाए हमारे फार्मर्स को, तो वो लोग भी अच्छे से क्या कर पाएंगे, पूरा राइस को स्टोर कर पाएंगे और बेच पाएंगे, है ना। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू, एक मिनट, this is not only a technical issue but a socio-economic imperative. Climate change will worsen the moisture crisis. Inaction could reverse decades of progress in food security and poverty. Protecting the post-dry service, protecting, अच्छा बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि देखिए ये एक सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लेकिन एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोटेक्टिंग राइस पोस्ट हार्वेस्ट के बाद राइस प्रोटेक्ट, मतलब राइस को ये प्रोटेक्ट करने से सिर्फ फूड सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं है बल्कि फार्मर की लाइवलीहुड से भी रिलेटेड है ना। आसाम की एग्रीकल्चर लीगेसी को प्रिजर्व करने का भी ये बात आता है और सिक्योर करना एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से हम लोग राइस को मैनेज करके लोगों तक पहुँचाए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द राइस, ठीक है। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि आसाम रिच हेरिटेज मस्ट इवॉल्व विद मॉडर्न मॉइस्चर मैनेजमेंट। तो ये जो मॉइस्चर रिलेटेड मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, तो आसाम की राइस हेरिटेज को इवॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मॉडर्न मॉइस्चर मैनेजमेंट, अच्छे से इसको मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है एज कल्टीवेशन इटसेल्फ, ठीक है। और अच्छे से रिसर्च करके टेक्नोलॉजी के हेल्प के द्वारा पॉलिसी रिफॉर्म, फार्मर की एजुकेशन, अवेयरनेस से हम लोग इसको मिसमैनेजमेंट को मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना, जिससे रिड्यूस होगा लॉसेस, इम्प्रूव होगा फार्मर की इनकम और रूरल इकोनॉमी की सेफगार्ड होगा, राइट। अगर हम लोग अच्छे से मॉइस्चर को मैनेज करेंगे तो क्या होगा, ब्रिंग स्माइल्स टू द फेस ऑफ फार्मर्स, मतलब क्या बोल रहे हैं कि फार्मर्स खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि अच्छे से उनका जो कल्टीवेशन होगा, उनका जो हार्वेस्ट के बाद जो राइस आएगा वो लोग अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, बेच करके प्रॉफिट कमा पाएंगे, राइट। देन डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी। तो यस, इसी के साथ कंप्लीट कर लिया है मैंने आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की 2 एडिटोरियल की एनालिसिस, ठीक है। एंड आई रियली डू होप कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक ऑल दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत सारा नया चीज़ें इस चैनल में मैं लाने वाली हूँ। एंड आई रियली डू होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ आज की सेशन। थैंक यू सो मच।